नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले मैं आपको यह जानकारी दे चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और 7 चरणों में पांचों राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे। सबसे अधिक 7 चरण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न कराने में होंगे और इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तीनों ही इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और उन्होंने विस्तार से सातों चरणों की संपन्न कराए जाने वाले चुनाव की रूपरेखा विस्तार से रखी और उसके बाद पत्रकारों को फिर मौका मिला अपने अपने सवाल दागने का। उनके दिलो दिमाग पर जिस प्रकार की आशंकाएं छाई हुई हैं, एक तरफ कोविड का सिचुएशन है तो दूसरी तरफ पंजाब में आतंकी हमले और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और अन्य प्रकार के संघर्ष तेज हो चले हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड जैसे राज्य में बर्फबारी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लाजमी था कि पत्रकार अपने सवाल जरूर इलेक्शन कमीशन के सामने रखें और इलेक्शन कमीशन उसका स्पष्टीकरण भी जारी करे, जिससे देश के उन मतदाताओं के सामने प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सके। इसलिए मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि उस पत्रकार वार्ता में क्या क्या सवाल खड़े हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया। सबसे पहला सवाल था कि जो रैली बैन की गई, यानी नुक्कड़ सभाएं, साइकिल रैली या कोई और किसी प्रकार की मोटरसाइकिल रैली है, ये बैन कर दी गई है इस बार, क्योंकि कोविड के सिचुएशन के कारण से यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्णय चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है। और इसका आकलन किया जाएगा और इसका रिव्यू करने के बाद वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जो रिव्यू सिचुएशन करके बताएंगे, जो हालात बताएंगे और जो इनपुट्स वो देंगे, उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा। तो बहरहाल यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन पांचों राज्यों में सभी राजनीतिक दलों को कुल मिलाकर अपनी रैली, अपना चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से ही करना पड़ेगा, डिजिटल मोड में ही करना पड़ेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि क्या कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर उन्होंने पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का हवाला दिया और उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या क्या होंगे। बाद में हो सकता है कि जो डूज एंड डोंट डूज की जो एक लिस्ट जारी की जाती है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसमें शायद इसको स्पष्ट करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रैली कैंसिल करने की जो बात कही, उन्होंने कहा कि यह तात्कालिक है और स्थिति का रिव्यू करने के बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। चुनाव बाद फिर और एक सवाल यह भी उठा कि चुनाव बाद कार्रवाई नहीं होती, पहले आप मामला दर्ज कर देते हैं, लेकिन चुनाव जब प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और उसे एक लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया जाता, यानी कार्रवाई नहीं होती। इस पर उन्होंने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि एफआईआर जो लॉज होते हैं उसमें एक्शन होंगे और ये इंश्योर किया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि यूनियन बजट, क्योंकि 1 फरवरी को अब एक सेट प्रोसेस हो गया है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है केंद्र में, तो उन्होंने ये एक परंपरा, जो पिछली परंपरा थी उसको तोड़ते हुए, उसको हटाते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। बजट, जो केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाता है 1 फरवरी, हर साल के 1 फरवरी को, और उससे पहले क्योंकि ज्वाइंट सेशन होता है, साल का पहला सेशन होता है, तो इसीलिए ज्वाइंट सेशन को देश के राष्ट्रपति संबोधित भी करते हैं और उसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा भी रखते हैं और कई प्रकार के वायदे भी देश की जनता से वो करते हैं। तो क्या इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे बैन लगा सकते हैं, इस प्रकार की आशंका, इस प्रकार के सवाल एक पत्रकार के द्वारा पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यूनियन बजट जो है वो पूरे इंडिया के लिए है, किसी एक दो स्टेट के लिए नहीं है, इसीलिए हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी स्थिति साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कर दी गई। हालांकि मैं आपको यह बताता चलूं कि इस मुद्दे को लेकर एक बार पहले भी इलेक्शन हुए थे और तब ये यूनियन बजट पेश करने की बात आई थी, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन अदालत ने भी इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई
ऐसी बात नहीं है जिससे कि हम इस पर बंदिश लगाएं, बल्कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के मन की बात पर भी बंदिश लगाने के लिए लोक अदालत गई हुई थी चुनाव के दौरान। किसी राज्य में चुनाव था तो उसको लेकर, लेकिन उसको लेकर भी अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था, इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर साफ स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा, पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठा। उसमें यह पूछा गया क्योंकि वहाँ जो कृषि कानून को लेकर आंदोलन चलते रहे और जिस प्रकार के वातावरण वहाँ बने हैं, आतंकी हमले की बात है, ड्रोन से हमले की बात है, और अभी 3-4 दिन पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चूक की स्थिति पैदा हुई, क्या उसको संज्ञान में लिया है इलेक्शन कमीशन ने? यह सवाल उनके सामने आया। उन्होंने कहा कि हाँ, इन सारी स्थितियों पर विचार करके ही हम कदम आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए केंद्रीय एजेंसी प्लस जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसको वहां तैनात किया जाएगा। मणिपुर में कानून व्यवस्था का सवाल भी पत्रकारों ने उठाया, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वहां के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई है और जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे जिससे कि फिर दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आचार संहिता उल्लंघन का मुद्दा भी एक पत्रकार ने जब उठाया, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपने किस प्रकार की सजा का ऐलान किया है, यानी आप उसके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि हम एडवाइजरी जारी करेंगे, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डूज और डोंट डूज की जो लिस्ट है वो भी हम जारी करते हैं और इंश्योर कराते हैं, अन्यथा अगर वो उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी। उत्तराखंड में बर्फबारी का मुद्दा उठा कि बर्फबारी के कारण बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर दराज में हैं, पहाड़ों पर हैं और बिल्कुल सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो वो वोटर आखिर कैसे वोट डालेंगे इस परिस्थिति में? तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति की समीक्षा की गई है और इसीलिए ये व्यवस्था की जाती है कि पहाड़ों से नीचे जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए जाते हैं। कोविड के सिचुएशन को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, क्या कोविड का सिचुएशन है और ऐसे में आपने इलेक्शन का अनाउंस कर दिया है तो ये कहां तक सही है और इसके लिए क्या व्यवस्था आपके पास है, किस प्रकार की गाइडलाइन है और कैसे आप एनफोर्स कराएंगे? क्योंकि जो पहले बिहार और दूसरे अन्य राज्यों पिछले वर्ष में जो चुनाव हुए हैं तो उसमें तब भी इस प्रकार के नियम लागू थे लेकिन उसे एनफोर्स नहीं किया गया और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की बड़ी आलोचना की गई थी। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाने जा रहा है, कैसे इंश्योर करेंगे? इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने विस्तार से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो कोविड गाइडलाइन है उसका पूरा पूरा पालन किया जाएगा और इसीलिए जो वर्चुअल रैली की बात हुई है और फिजिकल रैली अभी प्रतिबंधित की गई है 15 तक, तो उसका कारण यही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया गया पत्रकार के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में अक्सर वेस्ट से ईस्ट की ओर चुनाव कराए जाते रहे, क्योंकि इस बार भी 7 चरणों में चुनाव वहां होना है, तो वेस्ट से ईस्ट की दिशा में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाते रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इस बार मांग की थी इलेक्शन कमीशन की से कि ईस्ट से वेस्ट की ओर चुनाव कराए जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार का एक दो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मांग की थी, अन्यथा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह की डिमांड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने नहीं रखी थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि हालांकि जो 7 चरण के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अलग अलग फेज में 7 चरणों में, यानी फर्स्ट फेज में 58, सेकेंड में 55, थर्ड में 59 और फोर्थ में 60, फिर फिफ्थ में 60, सिक्स्थ में 57 और लास्ट जो 7th फेज होगा उसमें 54 सीट्स पर मतदान कराए जाएंगे। तो ये उन्होंने स्पष्ट किया और कोरोना की गाइडलाइन के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में सबसे अधिक केसेस, नए केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में उतनी स्थिति नहीं है या इन 5 राज्यों में उतनी खराब स्थिति नहीं है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखा गया है। बावजूद इसके कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पूरा पालन कराया जाएगा और क्योंकि उन्होंने कहा कि फरवरी में चुनाव होने हैं तो इसीलिए तब तक मैक्सिमम लोगों तक वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था वो पहुंच चुकी होगी, टीकाकरण मैक्सिमम लोगों का हो चुका होगा, तो इसीलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है और प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं और तब तक के लिए उन्होंने तात्कालिक दृष्टि से जो रैलियां आयोजित करने पर बंदिश लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया है, वो एक बड़ा टूल साबित होगा। सबसे अहम सवाल
एक महिला पत्रकार ने खड़ा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने कि जो आपराधिक तत्व, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और अपराध में लिप्त, जिन पर दर्जनों मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज होते हैं अपराध से संबंधित, वो जब उम्मीदवार बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो इस बार आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार के आपराधिक तत्व चुनाव में न खड़े हो पाए या पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रत्याशी अपना न बनाए? तो क्या आपने इसीलिए ये इसमें तय किया है कि आपने इस अपराधी को या इस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को या इतने मुकदमे जिनके खिलाफ दर्ज हैं, इनको आपने क्यों प्रत्याशी बनाया है? ये जो कॉलम आपने तैयार किया है, क्या इसी दृष्टि से क्या इससे अंकुश लग पाएगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर हम बहुत सख्त हैं और इसको हमने संज्ञान में रखा है, इसको लेकर हम सतर्क हैं और इसीलिए हमने नो योर कैंडिडेट का जो ऐप बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसके माध्यम से हर आम मतदाता अपने कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी देख सकता है, समझ सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है और तभी वो मतदाता अपना मतदान किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में करेगा या उसके खिलाफ में करेगा। तो ये रहा आज के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सवाल जवाब का दौर और आइए अब आपको सुनवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आखिर क्या कुछ कहा आज की पत्रकार वार्ता में। नमस्कार, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से सर, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब से हिंदुस्तान में लोकतंत्र शुरू हुआ है कि पहली बार रैलियों पर बैन किया गया है। वर्चुअल रैलियां होंगी, नुक्कड़ सभाओं को भी आपने बैन लगा दिया है। तमाम जो सियासी दल हैं उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं पिछली बार भी नजर आए थे। इस बार अगर वो उल्लंघन करते हैं तो क्या अगर कोई कैंडिडेट है तो उसकी आप उसको रद्द कर देंगे, उसकी कैंडिडेचर को, या क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है और मॉनिटर कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, ये मॉनिटरिंग का काम जो है बेसिकली जो मैंने अभी कोविड गाइडलाइंस में बताया कि वहाँ का जो डीओ है, डीएम एंड सीएस, हु आर द अथॉरिटीज अंडर एसडीएमए आल्सो, दे विल हैव टू टेक ए कॉल. Our persons, our CEO, our observers will be there to ensure that this thing should be absolutely followed. And if anybody does it, we will cancel his rally. We will not allow him to have more rallies into this particular area. So if we do not allow, initially we have already, banned up to 15th, as I am telling you. We will further review because situation is very dynamic. I don't know how the situation will emerge, whether it is accelerating or it is decelerating. It is quite possible after some time it may, come down quite drastically or it may come up drastically. So we will increase the situation, we will see the situation, we will definitely monitor, and the prime responsibility, as I have already spoken to you, that it will rest with the DM and the Chief Secretary, and we will take action against them also. And our persons are already there, expenditure of all observers, general observers, they are there only to see this. And we will ensure that it should happen. Because we are trying first time if something is being done, आगे बढ़िए तो सही, देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। बीच के ब्लॉक से हम शुरू करें। इसी से जुड़ा सवाल है सर, चुनाव के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपना नाम? मेरा नाम मुर्शिद करीम है, मैं वंदे मातरम से हूँ। उसी से रिलेटेड सवाल है, आचार संहिता उल्लंघन होने के बाद चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करते, वहां के डीएम वगैरह करते जैसे आपने कहा, लेकिन चुनाव के बाद उन नेताओं पे कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होते हैं, वो बच के निकल जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है, इस बार हम जहां जहां भी गए, 4 स्टेट में हम लोग गए और हम लोगों ने इसी की समीक्षा की कि 2017 में जो भी पोल ऑफेंसेस में एफआईआर फाइल हुई थी उनका क्या हुआ. And whenever we have sent our DECs also to monitor it, and in some of the states we found that they have been taken to logical conclusions. Some fines have been given, somewhere the imprisonment have been given to those candidates also. So we have taken this stock and we will ensure this. Now earlier it is quite possible that some monitoring might not have been done, but we will monitor this aspect. And the purpose was only to monitor during our visits to all states was this only, that we should make them aware that the electoral offences will have to be taken to logical conclusions. They cannot remain pending. So this is Shahid Abbas from Informist Media. This side on state on. Hello, sir. Sir. One by one. Please. Hello. Shahid Abbas from. Hello. Sir, this side on your state. On your state. Hello. Yes. I am Shahid Abbas from Informist Media. I want to ask that it is the duty of the poll panel to ensure level playing field for all stakeholders.
Now, since the model code of conduct comes into effect with immediate announcement of the schedule, so the union budget will be presented on 1st of February as per established practice. The President of India will address the joint session of Parliament before that, and also the economic survey of India will also be laid in the Parliament sometimes just before the budget. Now, sir, will that ensure, and you will perhaps allow that proceedings to can go on. Now, will that allow, ensure level playing field for all stakeholders? Budget is there's a yearly statement which has to be laid before the Parliament, and it has to be announced. The Election Commission will not like to interfere in the presentation of budget, because that is for the whole country, not limited to these 5 states only. And that is ultimately the summing up and the allocation of expenditure, the revenue raising measures. So how the level playing field will be disturbed, this thing? The level playing field will not be disturbed by the budget. सर नीरज पंजाब में जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं? कहाँ? पंजाब में जिस तरीके से इस समय चैलेंज उत्पन्न हुआ है, नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वो शुरू कर चुके थे, कम से कम उन्हें खत्म कर लेने देते आप। अब आप बोलिए। मैं नवनीत मिश्रा हूं, राजस्थान पत्रिका से। हाँ जी। पंजाब में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं वहां पे सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए, कमीशन ने इन सबका भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशिएंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर and any other threat perceptions. सर मेरा नीरज न्यूज 18 इंडिया नेटवर्क 18 से। हाँ नीरज, मेरा सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ है, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। आपने CFPF की बात की, उनकी तैनाती तो आमतौर पे रेगुलर वे में होती है तमाम चुनाव में, लेकिन कृषि कानूनों का केंद्र रहा पंजाब। बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से, हाल में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले भी हुए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, बेअदबी का मामला सामने आया स्वर्ण मंदिर में। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के लिए ये एक मेजर कंसर्न नहीं है पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार? क्योंकि पहले भी दूसरी वजहों से पंजाब में चुनाव स्थगित या थोड़े वक्त के लिए टाले गए हैं। तो कैसे देख रहा है चुनाव आयोग इस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में? नीरज, नो इलेक्शन इज द सेम, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट, एवरी स्टेट इज डिफरेंट, और कमीशन हर चीज को उसका आकलन करता है, लोगों से डिस्कशन करता है, जहाँ थ्रेट परसेप्शंस हैं, जहाँ पर इस तरह का फार्मर एजिटेशन है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी गए हैं सभी लोगों से इसके बारे में भी चर्चा की है कि कौन कौन से एरिया में किस किस तरह से फार्मर एजिटेशन हुआ, कहाँ कहाँ विड्रॉल हो चुका है, कहाँ क्या सिचुएशन है। तो इन सभी तथ्यों का हम लोगों ने आकलन किया है, और पूरे कमीशन ने जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे बात की है। हर तरह की सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर हैं उनसे भी, और जो स्टेट में हैं उनसे भी, इन सबका पूरा संज्ञान लेकर ही इस कमीशन ने इलेक्शंस का अनाउंस किया है। आशीष, आपका सवाल पीछे से। मैम, यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ, 24 से। क्वेश्चन है सर, आई एम शराम रोजेस फ्रॉम ISTV Imphal. For the first time, the pre-poll violence have been happening, especially in 3-4 constituency. In Hairok, 1 person have been killed for the first time, and many violence are happening in Manipur. And the law and order issue is also a major concern. So what are the steps you will take in case of Manipur, that the violence are taking place right now, to ensure free and fair election in Manipur? Please, sir. Yes, we had discussed this issue with the Chief Secretary and the DGP in the very recently held video conference in that state. They also apprised about these situations, and Commission is taking all steps so that such violences should not recur. We have also held discussions with the Union Home Secretary in this regard, and therefore even you see that Manipur is being given a 2 phases elections are being done, and we will ensure that these types of things should not recur. से आप ले लें। सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले आपने कहा कि सारे चुनाव एक जैसे नहीं होते हैं, ये सही है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो आचार संहिता का और गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्या आप पहले से सजा का ऐलान करेंगे, या कार्रवाई कैसी होगी उसका ऐलान करेंगे, ताकि उनके अंदर डर बैठे और ये पता रहे? क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ ऐसी, पिछले 2 चुनाव का अगर हम देखें, पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान जो हुए, उस समय पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने जम के मनमानी की और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई दिखने में नहीं आई। तो अब क्या इसमें कुछ कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल की जाएगी, और इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फॉर डूज एंड डोंट्स, एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस besides the MCC will also be brought to their notice, and if anything is found that they are indulging into any type of a electoral offences which are enumerated in our RP Act, the FIR will have to be filed and that will have to be followed properly. सर गौरव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत से। उत्तराखंड में भी चुनाव है और काफी टफ टेरेन, और फरवरी में चुनाव होने हैं और हमने देखा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वहां के लोग जो हैं वो आप किधर हैं? ये सर इधर आप किधर हैं? हाँ, हाथ तो उठाइए। तो सर उत्तराखंड के लिए सवाल ये रहेगा कि वहां पर लोगों के लिए सुदूर इलाकों में खास करके जहां बर्फबारी होती है वहां पर वोटिंग के लिए आप कैसे भागीदारी बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रह पाता इन वजहों से, और अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही, वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं? ये भी जो चर्चा आपने की गौरव, ये भी हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है, and so that elections can be held, and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. सर पीयूष न्यूज वन इंडिया से पीयूष बोल रहा हूँ। सर जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर डर है कहीं ना कहीं, उसको डर को निकाला कैसे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में जो वोट है वो पड़ सके? आई थिंक मैंने कोविड गाइडलाइंस में आपको यही बताया और डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, देयर इज नो नीड ऑफ ए पैनिक, देयर इज अ नीड टू कॉशन। सावधानी बहुत जरूरी है। आज आप लोग यहाँ पर भी आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मार्केट भी खुले हुए हैं, मॉल भी खुली हुई है, सब जगह चीज चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैड डिस्कस दिस इशू विद ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। ओनली थिंग इज दैट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, and as I enumerated to you, as I told you, that the polling officials are saying the vaccination has gone very high in all the 5 polling stations on our interventions and on our directions. So the persons can be absolutely safe with the double vaccination as far as possible. Polling officials are safe, polling booths are safe. Ultimately, it is you who have to protect yourself. Social distancing will have to be maintained. The mask will have to be put. The sanitizer will have to be put. Even if you go to the market in Delhi, I think they are not deserted. Their persons are buying, going everywhere. I don't think there's anything which is deterring them to go to the market. But I would like that they should come with full preparedness of the COVID safe measures. सर मैं पीयूष पांडे हूँ टीवी9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं और इसके अलावा जो रैलियां हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो किस तरह की निगरानी की व्यवस्था की गई है? राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? और अगर उल्लंघन होता है तो तत्काल प्रभाव से किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? हाँ, देखिए, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है जो कि एसडीएम अथॉरिटी के इंचार्ज हैं उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट and action will be taken against them also. They are responsible for it, and we will take action. We will not deter to take action against the officers also if they do not watch it properly. सर आनंद में इंडिया टीवी से सर आपके सामने ठीक सामने से सवाल। हाँ सर दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि सर यूपी में आपने ये नहीं बताया कि जो चरण भाई जो सीट्स कौन कौन सी रहेंगी, और जो मांग की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि हर बार यूपी में जो चुनाव होता है वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में होता है, उसको इस बार बदला जाना चाहिए। उस पर कमीशन ने क्या डिसाइड किया है और हर चरण में कितनी सीटें रहेंगी? दूसरा सवाल ये है कि सर चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल से क्या सीखा है, क्योंकि वहां भी एसडीएमए और एनडीएमए जो भी गाइडलाइन जो एक्ट है तभी वहां लागू था पिछली बार भी। बावजूद इसके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स नहीं कराया। तो उससे क्या सीखा और इस बार आप लोग कैसे स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स कराएं, क्योंकि आखिर में आपको ही ब्लेम किया जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहला तो यह आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेस में होगा। दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहां पे हमसे शायद एक आध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से बेस्ट कराइए।
हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार, जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सिक्स फेज में 57, सेवेंथ फेज में 54. So they are very equitable this time, and we have reoriented whole this thing. West to east. But it is west to east, totally west to east. उसमें मिल जाएंगे, And अगले details will सवाल be given to ठीक you. करते हैं. And second question which you have raised, I would like to say that as you are aware, and I think you must be reading also all the, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the corona, that how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In earlier times they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be held in February, and we have got the whole month of this particular month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of, and otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. इस तरह से किसी को नहीं सुनाई आ रहा है, कृपया मैम यहाँ से न्यूज़ 24 से ऋषिकेश बोल रहा हूँ, यहाँ पीछे सवाल ले लीजिए मैम, बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं। कृपया एक महिला जर्नलिस्ट से ले लूं, वो बड़ी देर से पूछना चाह रही हैं। पूनम आप शुरू करें। महिला पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। इस मर्तबा शायद पहली बार मैं कमीशन की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अपराधीकरण के लिए बोला कि अपने उम्मीदवार को जानिए और ये भी बताइए कि आपने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया है। तो इसको लेकर आयोग कितना गंभीर है? क्या हम ये माने कि इस मर्तबा पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ऐसे चुनाव पर भी आयोग का जोर है कि साफ सुथरे उम्मीदवार आए और पारदर्शी चुनाव हो? पूनम जी आपने बहुत ही अच्छा यह सवाल उठाया और इसके लिए आयोग पूरी तरीके से सजग है, और इसीलिए हम लोगों ने ये इवन ऐप भी बनाया है, नो योर कैंडिडेट। यू कैन गो ऑन दैट ऐप, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द चॉइस ऑफ ए वोटर, बट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द वोटर अबाउट द कैंडिडेट्स, and the party is also required to give on their web page, first home page, that why they have selected that particular person, and by ignoring the person against whom there is no apradhikaran type of a thing or a criminal antecedents. So ultimately the choice is with the voter, but voter should be fully, absolutely, clearly informed. सर मैं प्रणव हूँ यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल आपसे बस ये है सर, यहाँ से पीछे क्या कर रहे हो सर? मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट Excuse me. I will listen to everyone, but please come please one by one. Don't make a hard mentality. सर पीछे से भी तो ले लीजिए सवाल। यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ। आशीष आप शुरू करें, उसके बाद ऐश्वर्या ले लें। सर आपसे सवाल यह है सर कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने जो खर्च की समय सीमा है वो बढ़ाया गया है, और उसमें राजनीतिक दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप पाबंदियां कर रहे हैं कोविड की वजह से, तो पैसे कैसे खर्च होंगे। और दूसरा ये कि जब जो बड़े बड़े पत्रकार और जो चुनावी चैनल है वो कवरेज करेंगे, तो चुनावी चौपाल के लिए भी कुछ गाइडलाइन होगा क्या कि कितने लोग वहां पे जमा होंगे, इकट्ठा होंगे? देखिए चुनाव की सीमा जो बढ़ाई गई है, खर्च की सीमा जो बढ़ाई गई है, वो कई कंसिडरेशन के साथ बढ़ाई गई है। एक तो 2014 में लास्ट लिमिट फिक्स की गई थी, तो हम लोगों ने देखा कि कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हुआ है और कितने वोटर्स बढ़े हुए हैं, और इस समय कैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो इस तरह से जो कंपेनिंग की जाएगी और जो नए तरीके अपनाए जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पसेस, देयरफॉर वी हैव इंक्रीज दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर लिमिट, एंड आई एम श्योर दैट विद दिस एक्सपेंडिचर लिमिट the persons will go more for virtual rallies, they will go for more for virtual communication, they will go more for virtual campaigning methods.
We've covered all aspects. We'll call an end to this press conference. Thank you so much. सर दिस साइड आशीष फ्रॉम एबीपी न्यूज। सर क्या मुझे पूछना था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जी आप पूरब से शुरू कर रहे हैं पश्चिम से? पश्चिम से शुरू कर रहे हैं? से शुरू करके पूरब की तरफ जा रहे हैं। सर दूसरा, आपने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट कि 15 जनवरी को आप रिव्यू करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स को, रैलीज वगैरह को लेकर के। सर यू आर वेरी अवेयर कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीक आना है वो फरवरी में आना है। तो 15 को ही आप रिव्यू करके, मतलब ये बात ही क्यों आ रही है? क्योंकि आपको पता है ये विस्फोटक सिचुएशन है, सुपर स्प्रेड हो रहा है, फरवरी में पीक आनी है, तो क्यों ना इसको आपने जो प्लेस किया है प्रोटोकॉल को उसको कंटिन्यू करें। देखिए, क्या आप ये बता सकते थे 1 महीने पहले कि आज की सिचुएशन क्या होगी? ना तो मैं ज्योतिषी हूं ना आप ज्योतिषी हैं, इसीलिए इसको रखा गया है कि वी विल मॉनिटर ऑन 15th बिकॉज सिचुएशन इज वेरी डायनेमिक। Nobody can tell me that how many numbers will be there on 15th January. Nobody can tell me how many numbers will be in February. So we are monitoring it and we will suitably issuing the directions according to that. राइट से सवाल सर यूपी में किस चरण में चुनाव होंगे? सर यूपी पे बहुत सवाल हो रहे हैं, क्या सर यूपी में सर बोलिए। एक मिनट जी न्यूज से ब्रह्म प्रकाश हूँ। मेरा सवाल ये है माइक के ना बोले कि आपने जिन लोगों के साथ, जिन सारे स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की है अभी, मिल जाएंगे, खत्म कर क्या उनमें से किसी ने आपको ये राय भी दी है कि कोरोना के चलते ये जो चुनाव है कुछ वक्त तक आगे टाले जाने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की राय हो या राज्यों की राय हो? और दूसरा सवाल सर ईवीएम को लेकर है, क्योंकि जब भी चुनाव हो जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है आपके ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो आपकी अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक हुई हो, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम को लेकर अभी भी आपसे कहा है कि EVM is no issue now. EVM is in existence since 2004 and more than 350 crore voters have used this EVM machine. You should feel pride on EVM. You should feel pride that your country has got developed this machine which give you very accurate result, accurate system and a faster counting. सर यूपी में किस चरण में और किस एरिया में चुनाव होगा सर? यूपी में सर किस चरण में किस एरिया में चुनाव होगा? न्यूज और इंडिया पीयूष बोल रहा हूँ। 7 चरण में यूपी में चुनाव होगा, जो कि आपको पूरा मैप दे दिया जाएगा और कंस्टिट्यूएंसी वाइज दी जाएगी। सर